नमस्कार। बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 6 जो कि मेरी वियतनाम यात्रा नामक एक यात्रा वृत्तांत है और जिसके लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री जी, इनके विषय में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और शेष भाग हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने यह जाना था कि भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि इन्होंने एक दिन हो ची मिन, जो कि वियतनाम के बहुत बड़े और सर्वप्रिय नेता हैं, उनकी तस्वीर देखी थी और कई 40 वर्ष पहले जो तस्वीर इन्होंने देखी, कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, उसके 40 वर्ष के बाद लगभग 90 वर्ष बीतने के आसपास, लगभग 40 वर्ष बीतने के आसपास उन्हें पुनः एक बार वियतनाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी विदेश यात्रा इस बार अधिक सफल होगी, क्योंकि उन्हें वियतनाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। हालांकि उनकी यह पहली विदेश यात्रा नहीं थी, उनकी पहली विदेश यात्रा थी मॉरिशस और दूसरी बार ये वियतनाम जा रहे थे। उन्हें कुछ मधुर स्मृतियों को इकट्ठा किए और साथ ही साथ उन्होंने यात्रा वृत्तांत के क्रम से लिखा है। जैसे दिल्ली से वे बैंकॉक के लिए रवाना हुए, चूँकि सीधी उड़ान वियतनाम के लिए नहीं जाती थी। उन्होंने बैंकॉक के एक होटल ओरिएंट में विश्राम किया, दूतावास संबंधी कार्य पूरे किए गए। तत्पश्चात पुनः बैंकॉक से वे वियतनाम के लिए रवाना हुए। अब वियतनाम जाने के लिए जैसे ही उन्होंने विमान में चढ़ा है, वहाँ का भी क्रम से अपनी सुखद अनुभूतियों का जिक्र किया है। आइए हम अनुच्छेद के माध्यम से जानें कि वे जब वियतनाम के लिए पुनः विमान में रवाना हुए, बैठे, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। आइए देखते हैं। वे कहते हैं कि हम लोग एक एक करके विमान के भीतर आ गए। विमान हम लोगों को लेकर बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम की राजधानी हानोई के लिए उड़ा। थोड़ी देर बैंकॉक शहर के ऊपर मंडराते हुए विमान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मैंने एक बार विमान से बैंकॉक को फिर से देखा। इसके बाद वह नज़र से ओझल हो गया। आसमान में कुहासा छाया हुआ था, इसलिए धरती की चीज़ें बहुत कम दिखाई पड़ रही थी। जहाँ कुहासा घना नहीं होता था, वहाँ कभी कोई गांव, नदी, खेत, खलिहान और जंगल दिखाई देते। लगभग 1.5 घंटे की उड़ान के बाद अचानक एक बड़ी नदी दिखाई पड़ी। काफ़ी बड़ी नदी मालूम पड़ी। श्री पार्थ सारथी ने बताया कि यह मेकोंग नदी है। नाम सुनकर लगा जैसे वर्षों से मैं इस नदी को जानता हूँ। जब वियतनाम अमेरिका से लड़ रहा था, उस समय न मालूम कितनी बार इस नदी का नाम दुनिया भर के समाचार पत्रों में आया करता था। लगा जैसे इस महानदी के साथ मेरा बड़ा गहरा भावनात्मक संबंध है। जब तक मेकोंग मेरी नज़र से ओझल नहीं हो गई, मैं उसे देखता रहा। लेखक बताते हैं कि विमान में एक एक करके वे सभी लोग चढ़ गए जिन्हें जाना था वियतनाम, और कुछ देर तक विमान आसमान में मंडराता रहा, जहाँ से उन्होंने बैंकॉक को पुनः देखने की जो उत्सुकता थी उसे देखा। किंतु धीरे धीरे आँखों से वह ओझल हो गया दृश्य भी, और पुनः एक बड़ी सी उन्हें नदी दिखाई दी। पार्थ सारथी जो उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि यह मेकोंग नदी है। इस नदी से वे पूर्व परिचित थे। उन्होंने महसूस किया कि जब वियतनाम अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था, तब मेकोंग नदी का बहुत ही बार नाम उन्होंने पढ़ा, जाना था समाचार पत्र के माध्यम से। यह नदी उन्हें कुछ अलग नहीं लगी, बिल्कुल आश्चर्यजनक वाली बात नहीं थी। ऐसा उन्हें लगा कि ये इस नदी से पूर्व परिचित हैं। आगे वे क्या कहते हैं देखते हैं। आगे कहते हैं
कि एक अज्ञात आध्यात्मिक तृप्ति का अपूर्व अनुभव हुआ मुझे। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि वहाँ मेकोंग नदी महागंगा के नाम से मशहूर है। तिब्बत से निकलती है और लाओस कंबोडिया में बहती चली जाती है। इस तरह देखते देखते विमान वेंचियन हवाई अड्डे पहुंचा। केवल 20 मिनट तक रुका। वेंचियन लाओस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लगभग सभी यात्री यहाँ उतरे। कैंटीन में बड़ी मुश्किल से चावल की बनी पाव रोटी और चाय मिली। इस क्षेत्र में प्रायः चावल की बनी पाव रोटी मिलती है। विमान उड़ने का समय हो गया। घोषणा हुई। सभी यात्री विमान के अंदर आ गए और अपनी अपनी जगह जा बैठे। वेंचियन से हानोई पहुंचने में कुल 1.5 घंटे लगे। जिस हवाई अड्डे पर विमान उतरा उसका नाम जिया लाम है। तो बच्चों, हमने इस अंश में देखा कि भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि विमान तिब्बत से जो बह रही है नदी, मेकोंग नदी को उन्होंने देखा था। इसकी सूचना भी हमें दी है कि मेकोंग नदी तिब्बत से निकलती है और लाओस कंबोडिया की तरफ बहती चली जाती है। इसे महागंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। वे बताते हैं कि वे वेंचियन हवाई अड्डे से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और जिस हवाई अड्डे पर जाकर विमान रुका उसका नाम था जिया लाम। कुल 1.5 घंटे समय लगे बैंकॉक से हानोई की तरफ जाने में। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, विमान द्वारा हानोई आने के लिए यही अंतर्देशीय हवाई अड्डा सबसे नज़दीक है। जो ही हांगकांग जिया लाम हवाई अड्डे पर उतरा, वियतनामी अफसर कहिए या वियतनामी पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, बड़ी तेज़ी से विमान के अंदर आकर हम लोगों में से प्रत्येक से मिले। दूसरों ने गाइड और दुभाषिया का काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने विमान से उतरने के बाद जो ही वियतनाम की भूमि को पहली बार स्पर्श किया, वियतनामी कमेटी ऑफ सोलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपुल्स ऑफ ऑल कंट्रीज़ के पदाधिकारियों और उनके सहयोगियों ने गुलदस्ता भेंट करके हमारा स्वागत किया। हम लोगों के आगमन से वे बड़े प्रसन्न दिखे। विमान से थोड़ी ही दूर पर हम लोगों के लिए मोटर गाड़ी खड़ी थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार के लिए एक एक मोटर गाड़ी की व्यवस्था थी। प्रत्येक के साथ वियतनाम कमेटी ऑफ सोलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपुल्स ऑफ ऑल कंट्रीज़ का एक वरीय सदस्य और दुभाषिए का प्रबंध था। मोटर गाड़ी बड़ी थी। पूछने पर बताया गया कि ये गाड़ियाँ सोवियत रूस की बनी हुई थी। अब हम लोग हानोई शहर की ओर चल पड़े। सड़कें साधारणतया अच्छी हैं। कहते हैं भोला पासवान शास्त्री जी, वेंचियन हवाई अड्डे से वे हानोई के तरफ बढ़े और वेंचियन हवाई अड्डा और हानोई हवाई अड्डा जो कि जियालाम है, वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है। जैसे ही वे विमान से उतरते हैं, वहाँ के अधिकारी पदाधिकारीगण उनसे मिलने आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए मोटर गाड़ियाँ लाई जाती हैं। मोटर गाड़ियाँ काफ़ी बड़ी थी। प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक मोटर गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था और बताया गया कि यह मोटर गाड़ियाँ सोवियत रूस से आई हैं। इस प्रकार वे सभी मोटर गाड़ियों में सवार हो जाते हैं और हानोई शहर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। हानोई शहर में प्रवेश करने से पहले रेड रिवर पार किया। यह बड़ी नदी है, वियतनाम की एक मशहूर नदी। नदी पर लंबा पुल है। बीच से रेलगाड़ी आती जाती है और दोनों बाजू सड़क है जिस पर मोटर, बस, ट्रक आदि और पैदल यात्री आते जाते हैं। इसी रेड रिवर के किनारे वियतनाम की राजधानी हानोई बसा है। मुझे बताया गया कि 1982 ईस्वी तक हानोई नगर की आयु 900 वर्ष हो जाएगी।
शहर में प्रवेश करते समय हानोई लोकोमोटिव रोड और हानोई रेलवे जंक्शन दिखा। उसी समय एक रेलगाड़ी हाईफोंग से यात्रियों को लेकर हानोई जंक्शन पहुंच रही थी। डिब्बे में यात्री भरे थे। रास्ते में सड़कों के किनारे मकानों, बाजारों और हानोई नगर निवासियों को आते जाते देखा। अब हम लोग अतिथिशाला के पास आ गए थे। यह अतिथिशाला औपनिवेशिक काल में बनी थी। अतिथिशाला से थोड़ी दूर पहले हम लोग मोटर से उतर गए और सड़क के दोनों किनारे रंग बिरंगे वेश में बालक बालिकाएं, जवान और वृद्ध जो स्वागत के लिए खड़े थे उनसे मिले। बच्चों, शास्त्री जी बताते हैं कि वे जब विमान से उतरे तो वहाँ के अधिकारी और पदाधिकारीगण उनसे मिलने आए, उनका स्वागत किए और वहाँ से वे लोग हानोई शहर के भीतर प्रवेश कर गए अतिथिशाला के लिए। प्रत्येक सदस्य के लिए द्विभाषीय का इंतजाम किया गया था और साथ ही साथ उन्हें उनके स्वागत के लिए कुछ वृद्ध और जवान रास्ते में खड़े थे। उन्होंने शहर के लिए प्रस्थान जब वे कर रहे थे मोटर गाड़ी से तो रेड रिवर नदी क्रॉस किया, रेड रिवर नदी पार की, जो कि वहाँ की एक बड़ी नदी है। उस पर पुल बना हुआ है, दोनों तरफ सड़कें हैं और रेलवे भी वहाँ ट्रैक बना हुआ है, रेलगाड़ी भी आ जा रही थी। उन्होंने बड़े करीब से शहर की जनता, शहर के लोग, वेशभूषा, उनके रंग, उनकी भाषा को गौर से सुना, देखा और समझा। आगे वे बताते हैं कि कुछ लोग उनके लिए स्वागत के लिए खड़े थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। कहते हैं सबके हाथों में गुलदस्ता था और अपनी मातृभाषा में गाना गाकर वे हम लोगों का स्वागत करते हुए भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो के नारे भी लगा रहे थे। बड़े स्नेह और अपनत्व के साथ हम लोग एक दूसरे से मिले। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से जुलूस के रूप में हम नई बनी राजकीय अतिथिशाला में पहुँचे। यही हम लोगों के रहने का प्रबंध था। यहाँ पहुँचने पर हम लोग एक बड़े होटल में बैठाए गए। यात्रा की थकावट दूर करने के लिए हमें सुगंधित गरम रुमाल हाथ मुंह पोंछने के लिए दिया गया। साथ ही साथ चाय भी दी गई, मगर बिना दूध की। वह चाय मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैं एक दो घूंट पी ही लेता था। वहाँ इसी तरह की चाय पीने की प्रथा है। मुझे तो वह चाय कुटकी चिड़ैया जैसी लगती। भोजनोपरांत थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक 5 बजे शाम को हम शहर की ओर निकले। वियतनाम पीपुल्स पार्टी के एक वरीय सदस्य और द्विभाषिया बराबर हमारे साथ रहते थे। द्विभाषिया मात्र संवाहक का काम करते थे, अपनी निजी राय कभी नहीं बतलाते थे। भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि हमें गुलदस्ता भेंट किया गया और वियतनामी भाषा में हमारे लिए स्वागत के नारे लगाए गए। नारा था भारत वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो। उन्हें बड़ा अच्छा लगा और जब वे अतिथिशाला में पहुँचे तो वहाँ चाय पेशकश की गई, जो कि उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे बिना दूध की चाय थी। वे एक दो घूंट पी लिया करते थे। तत्पश्चात उन्होंने यह देखा कि उनके लिए जो द्विभाषिया का इंतजाम किया गया था वह केवल संवाहक का काम करता था, यानी जो भाषा शब्द लेखक को समझ में नहीं आते थे उन्हें वह केवल रूपांतरित करके, अनुवादित करके बता दिया करता था, किंतु वह अपनी निजी राय कभी नहीं देता था। आगे देखते हैं वे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि हम लोग शहर का सामान्य दृश्य देखते हुए वेस्ट लेक पहुँचे। हानोई शहर के अंदर 4-5 झीलें हैं। संभवतः इसलिए हानोई को झीलों का नगर कहते हैं। वेस्ट झील के किनारे एक बड़ा होटल है। क्यूबा सरकार ने उसे बनाकर वियतनाम सरकार को दिया है। यह होटल हानोई में जुबली होटल के नाम से मशहूर है। यहाँ
एक और ख़ास बात है, वह है साइकिल की सवारी। जिधर देखिए झुंड के झुंड लोग साइकिलों पर सवार घूमते फिरते और आते जाते दिखाई पड़ते हैं। इस तरह झीलों और साइकिलों का शहर है हानोई। यहाँ ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। कोई इन चीज़ों को व्यक्तिगत संपत्ति की हैसियत से नहीं रख सकता। दूसरे दिन सवेरे खूब तड़के जगा और 6:30 बजे तैयार हो गया। आज का प्रोग्राम भी बड़ा प्रेरक और महत्वपूर्ण था। हो ची मिन मॉसोलियम जाकर उस महान नेता के पार्थिव देह को दर्शन कर उन्हें श्रद्धा के फूल चढ़ाना था। हम लोग ठीक समय मॉसोलियम पहुंच गए। नंगे पांव एक ओर भीतर हो ची मिन को माल्यार्पण करते और दूसरी ओर से बाहर आ गए। बच्चों, शास्त्री जी आगे और भी चर्चा करते हैं और स्मरण में जो भी बातें एक एक करके क्रम से आ रही हैं उन्होंने शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है। वे बताते हैं कि जब वे शहर में प्रस्थान कर जाते हैं, अतिथिशाला में आराम कर लेते हैं, तब उन्हें थोड़ा हानोई शहर के विषय में पता चलता है और वे बताते हैं, अपनी इस लेखनी के माध्यम से हमें भी जानकारी देते हैं कि हानोई झीलों का शहर कहलाता है। वहाँ 4-5 झीलें हैं। वेस्ट लेक झील के पास वे जाते भी हैं। वे कहते हैं कि यहाँ साइकिलों का भी शहर है। यहाँ ट्रक, बस का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। कोई निजी संपत्ति के रूप में उसे नहीं उपयोग में ला सकता है। वे आगे बताते हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें हो ची मिन के पार्थिव शरीर को माल्यार्पण करने जाना था, हो ची मिन मॉसोलियम। आगे वे क्या कहते हैं, देखते हैं। वे कहते हैं कि जिस समय मैं हो ची मिन के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़ा होकर माल्यार्पण कर रहा था, उस समय की अपनी मन स्थिति को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। काश मुझे उनसे कभी साक्षात्कार का अवसर मिला होता। वह स्थान बड़ा शांत और पवित्र है। हो ची मिन को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहले उनकी पेंसिल स्केच की तस्वीर देखी थी। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं में बराबर उनकी तस्वीर देखने को मिलती रही। आज सर्वप्रथम उनके पार्थिव शरीर को देखने का अवसर मिला। वहाँ तेज रोशनी थी। वे चित्त पड़े थे। माथा जरा सा बाईं ओर झुका था। एक हाथ जांघ पर रखा था। पैंट शर्ट पहने हुए थे। दुबला पतला लहसुन नुमा दाढ़ी और मूछें, लगा जैसे वे तंद्रावस्था में हों, दृष्टा की तरह विचार मग्न हों। वहाँ हमें बताया गया कि उस मॉसोलियम के लिए रूस ने एक पावरफुल एयर कंडीशनर वियतनाम को दिया है। बच्चों, शास्त्री जी बताते हैं कि जब वे हो ची मिन के पार्थिव शरीर को माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं, तब उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे मृत प्राय नहीं हैं, बल्कि वे तंद्रावस्था में हों। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें देख करके ऐसा लगता था कि वो थोड़ी देर के लिए सोए हुए हैं। वे महसूस करते हैं कि उनका शरीर बाईं ओर सिर झुका हुआ था और जांघ पर हाथें थी। दाढ़ी जो थी वह लहसुन नुमा थी। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत शांत लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तस्वीर को मैंने 40 वर्ष पहले एक स्केच और पेंसिल के माध्यम से देखा था, जिसकी कहानियाँ मैंने पढ़ी थी, काश उससे मुझे साक्षात्कार होता, काश मैं उससे बातचीत कर पाता, उसको मैं सुन पाता। इतना वे कहते हैं। और वे साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि उस मॉसोलियम को रूस ने एक पावरफुल एयर कंडीशनर स्वागत हेतु, उसके संचालन हेतु भेंट किया है। आगे देखते हुए क्या कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि वहाँ से हम लोग उस मकान को देखने गए जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहते थे। वह मकान नहीं, शाही महल है। अब भी वह एक युग का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। जब हो ची मिन पहली बार उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति हुए तो उनसे उसी महल में रहने के लिए अनुरोध किया गया, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया तथा एक साधारण से मकान में रहना पसंद किया। जहां वे पहले रहते थे उस मकान
उक्त महल के पास ही था वह मकान। हम लोग उसको देखने गए। छोटा सा साधारण मकान है। कुल 2 कमरे हैं। चारों ओर बरामदा है। एक कमरे में उनकी खाट रखी है जिस पर वे सोते थे। खाट पर बिछावन और ओढ़ने के कपड़े समेटे रखे थे। तकिया भी रखा था। शायद एक छड़ी रखी थी जिसको लेकर वे बाहर निकलते थे या टहलते समय इस्तेमाल करते थे। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें। दूसरे कमरे में कुछ पुस्तकें रखी थी, उन्हीं की लिखी हुई। भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि जब वे पार्थिव शरीर का उन्होंने दर्शन कर लिया तब वे उनके मकान का भ्रमण करने गए। उन्हें बताया गया कि एक शाही महल था, लेकिन वे शाही महल में रहना पसंद नहीं किए और शाही महल के पास ही एक मकान में उन्होंने रहना पसंद किया। किंतु उन्होंने महसूस किया कि पास में ही हो ची मिन्ह का अपना मकान भी था, जो मकान बल्कि जिस मकान में रह रहे थे हो ची मिन्ह राष्ट्रपति बनने के पश्चात भी, उस मकान से भी वह बेहतर मकान था। यानी वे बिल्कुल साधारण मकान उन्होंने पसंद किया और उसी मकान में रहना सुनिश्चित किया। उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति हुए हो ची मिन्ह इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा पद पाने के बाद भी इतने बड़े पद और कद के मालिक एक साधारण मकान में रहते थे। मकान में एक खाट थी, कुछ पुस्तकें उनकी लिखी हुई थी, एक छड़ी थी। वे बताते हैं कि वहीं पास में एक तालाब भी था जिसमें कई प्रजातियों की मछलियाँ भी थीं। आगे देखते हैं उन्होंने क्या देखा मकान के आसपास। उन्होंने बताया कि वे फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानते थे। बरामदे में लकड़ी की बेंच रखी हुई थी जिस पर मुलाकाती या अन्य लोग आकर बैठते। एक टाइपराइटर मशीन भी रखी थी। हो ची मिन्ह राष्ट्रपति बन जाने पर भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं टाइप कर लेते थे। यह उनका बड़ा पुराना अभ्यास था। वे कहा करते थे कि अपने जीवन भर के सीखे कामों का और अनुभवों को क्यों छोड़ दें, अभ्यास बनाए रखना चाहिए। वह मकान वैसा ही था जैसा अगल बगल रहने वाले साधारण नागरिकों का। मकान के सामने एक तालाब है। दुनिया भर की मछलियों की विभिन्न जातियां उसमें हैं। यहीं से हम लोगों को वह मकान भी दिखाया गया जहां हो ची मिन्ह राष्ट्रपति होने से पहले रहते थे। मुझे तो उल्लिखित मकान से भी साधारण यही मकान मालूम पड़ा जहां उन्होंने राष्ट्रपति होने के बाद रहना पसंद किया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। वह राष्ट्र को समर्पित है, उसे राष्ट्र का संरक्षण प्राप्त है। वह वियतनाम की जनता की धरोहर है, प्रेरणा स्रोत है। कहते हैं शास्त्री जी कि जिस मकान में हो ची मिन्ह रहते थे वह अत्यंत साधारण था, बल्कि राष्ट्रपति होने से पहले जिस मकान में रहते थे हो ची मिन्ह, वह मकान उससे भी कहीं बेहतर था। वे बताते हैं कि अब यह मकान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। वह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वहाँ उपस्थित है। लोग उसे देखने जाते हैं, उससे प्रेरणा पाते हैं। वे यह भी बताते हैं कि हो ची मिन्ह एक सादगी भरा जीवन जीते थे। वे टाइपिंग का भी काम जानते थे और राष्ट्रपति पद होने के बाद भी वे अपना काम, ज़रूरत की चीज़ों को खुद टाइप कर लेते थे। उनका मानना था कि जो चीज़ें उन्होंने जीवन भर सीखी है उसका अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तव में ये बड़ा ही प्रेरणा भरा शब्द है, प्रेरणा भरी उक्ति है। यह हमारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। आगे वे क्या कहते हैं देखते हैं। बताते हैं कि वहाँ जहाँ जाने पर राष्ट्र की सुप्त आत्मा जागृत हो उठती है, ऐसा स्थान है वियतनाम के राष्ट्रपति का घर। एक आदमी है जो उसकी देखभाल करता है, एक गाइड है जो उसके बारे में जानकारी देता है। वियतनाम राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय महत्व का स्थान है वह। श्री हो ची मिन्ह वियतनाम के सर्वप्रिय नेता रहे। वहाँ 2 शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक हो ची मिन्ह और दूसरा हुआ सेन, जिसका अर्थ है कमल का फूल। उसकी लोकप्रियता वहाँ जाने पर ही जानी जा सकती है। बच्चों, भोला पासवान शास्त्री जी ने बताया कि वियतनाम में केवल 2 शब्द बहुत ही प्रचलित हैं। एक शब्द है हो ची मिन्ह, यानी
वियतनाम की जनता इस शब्द को अपने भीतर आत्मसात की हुई है। और एक दूसरा शब्द है हुआ सेन, जिसका अर्थ होता है कमल का फूल। वे यह भी बताते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र का नेता, राष्ट्रपति, वह हमारी आत्मा में हमारे लिए जागृत है और वह सबके वियतनाम की पूरी जनता के भीतर कहीं ना कहीं जागृत अवस्था में है। वे बताते हैं कि हो चिन मिन एक ऐसे नेता थे जो वियतनाम की जनता के लिए सर्वाधिक सर्वप्रिय और लोकप्रिय थे, आदर्शवादी थे और जनता सदैव उनका स्मरण करती है, उनका पूजन करती है और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती है। तो बच्चों, आज हमने भोला पासवान शास्त्री जी की यात्रा वृत्तांत मेरी वियतनाम यात्रा को पढ़ा। साथ ही साथ उनके द्वारा लिखे गए क्रमशः जो 40 वर्ष पहले उन्होंने जो स्मृतियाँ उनके भीतर आई थी, उन स्मृतियों को जो उन्होंने रेखांकित किया है, शब्दों में अंकित किया है, उसे जाना, समझा। साथ ही साथ शैली भी देखा कि बड़ा ही रोचक शैली में इन्होंने लिखा है। तो उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, रोचक भी आपको महसूस हुआ होगा। यह पाठ कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि पाठ कहीं रुका हुआ है। पाठ सदैव गतिशील रहा। हमारा मन मस्तिष्क भी धीरे धीरे दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से हानोई और हानोई से फिर हो चिन मिन के मासोलियम और फिर उनके घर की यात्रा करता रहा। यही होता है यात्रा वृत्तांत, जहाँ केवल लेखक यात्रा नहीं करता बल्कि उसका पाठक भी उसके साथ साथ यात्राएं करता रहता है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम आगे की कक्षा में इसके पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, शब्द निधि और साथ ही साथ कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।